This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर। मुगल एम्पायर का एक पावरफुल लीडर था जिसका नाम था औरंगजेब। जब उनकी डेथ हो जाती है 1707 के अंदर, तब बहुत सारे मुगल गवर्नर्स यानी कि सूबेदार और जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने खुद के रीजनल किंगडम्स को स्टैब्लिश करना शुरू करा। मतलब कि अपने खुद के ही रीजनल किंगडम्स उन्होंने बना लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफी एक्टिव होती है तब, और वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आना शुरू करती है। वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने सी रूट डिस्कवर करा था टू इंडिया इन 1498। जो पोर्टुगीज लोग थे वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे। उन्होंने स्टैब्लिश करा अपनी प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो गोवा वाली साइड थी वहां पर ये लोग आए और वहीं पर इन्होंने अपना बेस मतलब रहने का ठिकाना बनाया। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England। मतलब कि इन्होंने एक स्पेशल तरीके की परमिशन ले ली कि हम लोग इंडिया के अंदर फंक्शन कर सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। 17th सेंचुरी के शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि जो डच लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे वो भी अब इंडिया के अंदर आने लगे थे और इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड थे। आखिर ये सारी कंपनीज इंडिया के अंदर क्यों आ रही थी? क्योंकि इन्हें कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन खरीदना था। अब ये जो क्लोव्स है, क्लोव्स को हम लोग लौंग बोलते हैं, कार्डेमम का मतलब होता है इलायची और सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। इन सब कंपनियों के आने से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये सारी कंपनियां जंग लड़ना शुरू कर देती हैं। जैसे तैसे करके ये लोग मार्केट के अंदर सरवाइव करना चाहती थी और मार्केट को अपने कब्जे में करना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेड करना शुरू कर देती है बंगाल के अंदर। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री का सेटअप होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली 1651 के अंदर। ट्रेडर्स को कंपनी बोलती है कि भाई ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जितने भी तुम लोग हो, मतलब जितने भी व्यापारी लोग हो जो सामान को खरीदते और बेचते हैं, तुम सब लोग फैक्ट्री के आसपास आकर रहने लग जाओ। 1696 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फोर्ट मतलब कि किला बनाना शुरू कर देती है फैक्ट्रीज के पास में। 2 साल बाद जो कंपनी थी वो सारे के सारे जो जमींदारी राइट्स थे 3 विलेजेस के, उनको टेक ओवर कर लेती है। मतलब एक तरीके से 3 जो गांव थे उनके ये लोग मालिक बन चुके थे। एक जो विलेज था उसका नाम था कालीकता। कालीकता जो कि आज के टाइम पर जाना जाता है कोलकाता के नाम से, उसके ऊपर भी इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो जितने भी बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने औरंगजेब की जो पावर वगैरह थी उसको एक तरीके से हासिल कर लिया था और अपना खुद का इन्होंने राज चलाने लगे थे। मतलब अब औरंगजेब मर गया था तो ये लोग अपनी मर्जी चला रहे थे और खुद ही राज कर रहे थे। तो यहीं पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन लोगों की, जिसको हम लोगों ने बोला है द बैटल ऑफ प्लेसले। 1756 के अंदर जब अली वर्दी खान की डेथ होती है, उसके बाद सिराज उद्दौला बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल, मतलब एक तरीके से बंगाल के लीडर। कंपनी जो थी वो चाहती थी कि एक ऐसा पपेट रूलर आए बंगाल के अंदर जिसे ये लोग कंट्रोल कर सकें। अब ये पपेट रूलर का मतलब क्या होता है? देखो, जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये चाहते थे कि ऐसे रूलर हों जिन्हें हम जो भी चीज़ बोलें वो चीज़ को फॉलो करें, हमारी किसी भी चीज़ को लेकर वो लोग मना ना करें। अब जो सिराज उद्दौला थे, इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बोलते हैं कि भाई देखो, तुम लोग जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर है, मतलब कौन लीडर होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर मत करो। तुम अपना बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते। सारी नेगोशिएशन फेल हो जाती हैं। नवाब को आता है गुस्सा, वो अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाते हैं। कासिम बाजार के बाहर जो ये फैक्ट्री थी इसको कैप्चर कर लेते हैं। जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब जो भी कंपनी के वर्कर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी ये कैप्चर कर लेते हैं। उनके जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर सामान रखा करते थे उनको लॉक कर देते हैं। जितने भी इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म कर देते हैं, मतलब कि उनके पास जो भी हथियार थे वो उनसे छीन लिए जाते हैं और इंग्लिश शिप के आने का रास्ता भी रोक दिया जाता है। तो आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप ले रहे हैं सिराज उद्दौला। तो ऐसा तो लीडर ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं चाहते थे। इसके बाद यहीं पर नहीं रुकते सिराज उद्दौला, ये मार्च करते हैं कोलकाता की तरफ, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट था। और ये यहाँ पर इसलिए मार्च कर रहे थे कि अब मैं इस ईस्ट इंडिया के कंपनी के ऊपर भी इनका जो फोर्ट है इसके ऊपर भी मैं अपना कब्जा
जमाने वाला हूँ। जैसे ही इस चीज़ की खबर मिलती है कि कोलकाता के फोर्ट के ऊपर सिराजुद्दौला ने कब्जा जमा लिया है, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर खलबली मच जाती है। ब्रिटिशर्स मतलब कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ये डिसाइड करते हैं कि मद्रास के अंदर जो भी हमारी फोर्स है अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव है इस फोर्स को लीड कर रहा है, इसको फटाफट बोलकर वहाँ पर भेजो जहाँ पर सिराजुद्दौला मतलब कोलकाता के अंदर सिराजुद्दौला जहाँ पर राज कर रहा है। तो ऐसा ही होता है। 1757 के अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो कंपनी की पूरी आर्मी जो कि मद्रास वाली थी उसको लेकर मार्च करना शुरू करते हैं, हमले के लिए तैयार हो जाते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर। कहाँ पर? एट प्लेसी। द नवाब वॉज डिफीटेड। फाइनली सिराजुद्दौला हार जाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला के हारने की वजह ये नहीं थी कि रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी स्ट्रांग थी, बल्कि ये थी कि जो सिराजुद्दौला की आर्मी का एक लीडर था मीर जफर, वो मिल चुका था इन ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स ने उसे लालच दे दिया था कि हम तुम्हें राजा यानी कि नवाब बना देंगे, हमारा साथ दे दो। तो वो ऐसा ही करता है और बैटल को लड़ता ही नहीं है। जो उसकी आर्मी का पोर्शन होता है, मतलब जो भी आर्मी उसके नीचे होती है मीर जफर के, उसको वो लेकर बैटल में जाता ही नहीं है। इसकी वजह से नवाब हार जाते हैं। आफ्टर द नवाब वॉज डिफीटेड एट प्लेसली, इसके बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और मीर जफर बन जाता है नया नवाब। मीर जफर को भी 1765 के अंदर मार दिया जाता है क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मूड बदल चुका था। वो चाहते थे एक पपेट रूलर, लेकिन मीर जफर भी अब थोड़ी बहुत उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मूड चेंज होने की वजह से उन्होंने उसको भी मार दिया। 1765 के अंदर मुगल एम्पायर ने अपॉइंट करा कंपनी को एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मतलब कि अब ये यहाँ के एक तरीके से लीडर बन चुके थे। अब इन्हें ब्रिटेन से किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ना ही पैसों की ज़रूरत थी कि ब्रिटेन से पैसा लें। अब ये लोग कंप्लीटली जो इनके एक्सपेंसेस थे वो हम लोगों से लेने वाले थे। कैसे लेने वाले थे? हम लोगों से, इंडियन से टैक्स लेकर अपनी कंपनी के जो खर्चे थे उन्हें पूरा करने वाले थे। तो इस तरीके से काफ़ी क्लेवरली ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करा। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। अब ये नवाब्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, इसका मतलब नवाब ही है, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे ना, वो नवाब नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे नवाब्स। जब प्लेसली का बैटल हो जाता है उसके बाद जितने भी नवाब होते हैं बंगाल के अंदर, उन सबको फोर्स करा जाता है कि जो भी तुम्हारा लैंड है, जो भी तुम्हारे पास पैसा है, या जो भी तुम्हारे पास पर्सनल गिफ्ट है जैसे कि गोल्ड या हॉर्सेस, ये सब हमारी कंपनी को दे दो, मतलब ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए। बेचारे नवाब्स को ये बात माननी पड़ी और ये सारी चीज़ें इस कंपनी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी। बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे जो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए, जिनमें से एक था क्लाइव। क्लाइव ने बहुत सारा पैसा बनाया इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाया, जैसे ये था क्लाइव जिसने बहुत सारा पैसा बनाया। फिर जब यही लोग ब्रिटेन के अंदर वापस जाया करते थे तो ये अपना पैसा शान और शौहरत से रहा करते थे, अपना पैसा दिखाकर, और लोग इन्हें वहाँ पर भी नवाब्स बोला करते थे क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नवाब तो बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना रूल एक्सपेंड करती है इंडिया के अंदर। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है इन 1764 के अंदर, तब कंपनी अपॉइंट कर देती है रेजिडेंट्स जो कि इंडियन स्टेट्स के अंदर रहेंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो कि अलग अलग जगह पर रहेंगे और ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री के बारे में। ये जो रेजिडेंट्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर लोग हुआ करते थे, ये धीरे धीरे करके जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, इन्होंने हमारी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स, मतलब जो हमारी कंट्री के पर्सनल मैटर हुआ करते थे, उनके बीच में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये लोग फोर्स करा करते थे स्टेट्स को कि हमें सब्सिडरी अलायंस दिया जाए। अब इस सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल था, वो राजा महाराजाओं को फोर्स करते थे कि देखो हमसे प्रोटेक्शन लो, हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें आर्मी प्रोवाइड करेंगे जो कि तुम्हारे ऊपर क्या करेगी, तुम्हें प्रोटेक्शन करेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, इसके बदले तुम्हें हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये लोग इनडायरेक्टली पैसा लेते थे, और ये जो पैसा है, ये पैसा हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, तुम्हें बचाने के लिए ले रहे हैं,
अगर गलती से कोई ये पैसा नहीं दे पाता था तो ये लोग क्या करते थे, उनकी जगह पर कब्जा जमा लिया करते थे। तो इस तरीके से ये लोग अपनी तानाशाहगिरी चला रहे थे, अपनी मर्जी चला रहे थे। अरे अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे ये सारी चीजें कर रहे थे, उससे सारे राजा या फिर रूलर्स हैप्पी नहीं थे। और कुछ राजा ऐसे भी थे जो इनको अपोज करते थे, जिनमें से एक थे टीपू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। मैसूर की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी इन टर्म्स ऑफ आर्मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर हैदर अली ने मैसूर के अंदर रूल करा था फ्रॉम 1761 टू 1782। इनके बाद इनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उन्होंने मैसूर को रूल करा फ्रॉम 1782 टू 1799। इसी वजह से मैसूर की जो आर्मी थी, मैसूर की जो स्ट्रेंथ थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने एक रूल बनाया। उस रूल के अंदर इन्होंने जो भी एक्सपोर्ट था सैंडलवुड यानी कि चंदन का, पेपर का और कार्डेमम मतलब कि इलायची का, इसे रोक दिया। बोला कि आप कोई भी चीज़ हम लोग इनमें से ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। और साथ ही में इन्होंने जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी डिसअलाउ कर दिया, उनको भी बोल दिया कि आप भी कोई भी ट्रेडिंग नहीं करोगे किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर बेकी जाएं, तो इन्होंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा फ्रेंच लोगों के साथ जो इंडिया के अंदर थे, और उन्हें ये सारी चीज़ें देना शुरू करा। लेकिन सर फ्रेंच लोग और फिर ब्रिटिशर्स मतलब फ़र्क तो ही क्या पड़ा, गोरे ही लोग तो थे जो रूल करने वाले थे हमें, बिल्कुल नहीं। जो फ्रेंच लोग थे वो हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया करते थे, मतलब इक्वली हमें ट्रीट करते थे। जबकि ब्रिटिशर्स की सोच ऐसी थी कि जो हम इंडियंस हैं हमें दबा कर रखें या हमारे ऊपर रूल करें, हमें नौकर की तरह ट्रीट करते थे ब्रिटिशर्स जनरली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फ्रेंच लोगों के साथ डील करा, जिसकी वजह से जो आर्मी थी उसे भी ये मॉडर्नाइज कर पाए। फ्रेंच लोगों से ये कुछ ऐसे हथियार ले पाए जिससे कि हमारी आर्मी, इनकी जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज्ड हो गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, वॉर लड़े। अब ब्रिटिशर्स शांत बैठने वाले नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर हमला करना शुरू करा। फर्स्ट वॉर था वो हुआ 1767 से 69 तक। उसके बाद 1780 से 1784 तक दूसरा वॉर हुआ। फिर 1790 से 1792 तक तीसरा वॉर हुआ। और फिर चौथे वॉर के अंदर फाइनली 1799 के अंदर इन्हें ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इन द बैटल ऑफ सेरिगापट्टनम। सेरिगापट्टनम के बैटल के अंदर इन्हें हरा दिया गया था और कंपनी अल्टीमेटली जीत चुकी थी। टीपू सुल्तान को मार दिया गया था तुरंत जैसे ही उन्हें हराया गया था सेरिगापट्टनम मैसूर के अंदर। द फॉर्मल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडियर्स प्लेस्ड A subsidiary alliance was imposed on the state। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करने लगे थे। फाइनली वॉर विद मराठास। अब ब्रिटिशर्स का वॉर मराठास के साथ भी होता है। मराठास भी उनमें से एक थे जो ब्रिटिशर्स से अनहैप्पी थे और उनके अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जब पानीपत की लड़ाई हुई, थर्ड बैटल हुआ, तो उसके अंदर जितने भी चीफ्स थे वो डिवाइड होना शुरू हो गए। ये जो चीफ्स थे यानी कि सरदार्स थे, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये लोग अलग अलग होने लग गए, पहले इनका ग्रुप था। लेकिन अभी भी इन सब का एक प्रिंसिपल मिनिस्टर था। प्रिंसिपल मिनिस्टर की मतलब एक रूलर जिसकी इन्हें बात माननी पड़ती थी, और वो था पेशवा। जो पेशवा था वो बिल्कुल भी नहीं झुका ब्रिटिशर्स के आगे, और इनकी लड़ाई भी हुई ब्रिटिशर्स से कई बार। एंग्लो मराठा वॉर होने लगे।
बिटवीन द कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ। जो फर्स्ट वॉर था वो 1782 के अंदर एंड हुआ। ट्रीटी ऑफ सल्बाई यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ पर कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था। ना ही हम ये बोल पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स जीते हैं या ना ही ये बोल पा रहे थे कि मराठास जीते हैं। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से 1805 तक, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने ओडिशा की टेरिटरी को गेन कर लिया, जो यमुना रिवर था उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, आगरा, दिल्ली, इन सब जगहों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 के अंदर टिल 1819, इसके अंदर कंप्लीटली जितने भी मराठास थे उनकी पावर को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया और पेशवा का रूल भी यहाँ पर ख़त्म एक तरीके से होता हुआ दिख रहा था और हो भी गया। अब इसके बाद कंप्लीटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंट्रोल कर रही थी सारी टेरिटरीज़ को, जो विंध्यास के अंडर भी आती थी वो भी, जो नॉर्थ वाली टेरिटरीज थी जैसे कि आगरा, दिल्ली, उड़ीसा, यमुना रिवर, इन सब चीज़ों को अब ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे थे। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। अब ये पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1813 टू 1823, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, मतलब एक रूल लेकर आए जिसका नाम था पैरामाउंटेंसी। सिंपली इस रूल का मतलब ये था कि जो भी पावर, थोड़ी बहुत भी जो पावर रही थी अब इंडियन स्टेट्स के पास, उससे भी ज़्यादा पावरफुल अब ब्रिटिशर्स होने वाले थे। मतलब कंप्लीट पावर अब इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। इसका रीज़न क्या था इस रूल को लाने का? सिंपल सा रीज़न था कि अब ये लोग हमारे ऊपर जो एक तरीके से राज कर रहे थे, हमें गुलाम बना के रख रहे थे, अब और ज़्यादा इनके पास राइट्स आ जाएंगे और ज़्यादा ये लोग पावरफुल हो जाएंगे आफ्टर दिस रूल, आफ्टर दिस पॉलिसी। इसके बाद 1830 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक चीज़ की टेंशन होने लगी। वो टेंशन ये थी कि इंडिया एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ से इतना सारा ये लोग बिजनेस कर रहे थे, इसके ऊपर कहीं रशिया आकर कब्जा ना कर ले। रशिया धीरे धीरे करके एशिया के अंदर स्प्रेड तो हो ही रहा था, तो इन्होंने सोचा कि इंडिया के अंदर रशिया कहाँ से आ सकता है? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो क्यों ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बंद कर दिया जाए। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर था अफगानिस्तान, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान को भी टेक ओवर कर लिया जाए। अफगानिस्तान से भी इन्होंने जंग करना शुरू करी। 1838 से 1842 तक ये जंग चली और फाइनली इन्होंने इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। मतलब डायरेक्टली देखने में लोगों को ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई लीडर है जो उसे लीड कर रहा है, अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, लेकिन इसे रूल ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। सिंध को भी इन्होंने क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था इन 1843। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 के अंदर, उसके बाद 2 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं जिनके अंदर सिख किंगडम को भी ये लोग टेक ओवर कर लेते हैं। और अब ये लोग सिख किंगडम यानी कि पंजाब के ऊपर भी क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी था, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी लाई जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आखिर इस पॉलिसी का मतलब क्या था और इस पॉलिसी को इतना इंटरेस्टिंग मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, इस पॉलिसी के अंडर ये रूल था कि कोई भी राजा अगर मर जाता है और अगर उसका बेटा नहीं है, एक मेल एयर नहीं है उसके किंगडम को टेक ओवर करने के लिए, तो वो राज्य क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा और उसके ऊपर रूल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटिशर्स। अच्छा सर, क्या हो अगर राजा की बेटी हो या फिर राजा की वाइफ जिंदा हो तो फिर उन्हें मिलना चाहिए वो राज्य? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिर्फ मेल लोग ही किसी किंगडम को टेक ओवर कर सकते थे। राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही उस किंगडम को टेक ओवर कर सकता था या फिर कोई और मेल एयर हो, मेल एयर मतलब कि जो राज कर सके उस जगह पर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी जगहें थी जिनके ऊपर रूल करना शुरू करा इस रूल को अप्लाई करके, जिसमें से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सारी जगहें हैं जहां पर ब्रिटिशर्स ने रूल करा इसी रूल को अप्लाई करके, इसी पॉलिसी का यूज करके। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन,
वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1773 टू 1785, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था ब्रिटिशर्स की पावर को इंडिया में इंक्रीज करने में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप आंसर करिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया था 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर, मतलब कि 3 पार्ट्स के अंदर। एक थी बंगाल वाली टेरिटरी, दूसरी थी मद्रास एंड थर्ड वन इज बॉम्बे। हर एक टेरिटरी को एक गवर्नर रूल करा करता था और जो सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था वो होता था गवर्नर जनरल। मतलब इसने जो चीज़ फाइनल बात बोल दी वो फाइनल है, सबको माननी पड़ेगी। 1772 से एक न्यू सिस्टम आया जस्टिस का। अब ये जो न्यू सिस्टम था ना जस्टिस का, इसका मतलब क्या था और इसके अंदर था क्या? एक क्रिमिनल कोर्ट आया हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक आया सिविल कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई क्राइम करा है, किसी का मर्डर कर दिया है और कोई खतरनाक चीज़ करी है, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। अच्छा, अगर आपका क्राइम नहीं है, मान लो घर की लड़ाई है, आपके घर के अंदर लड़ाई हो गई भाइयों के बीच में किसी ज़मीन को लेके या कोई और रीज़न है, तो आप कहाँ पर जाओगे? सिविल कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स होने लगे। इन सिविल कोर्ट मौलवीज, हिंदू पंडित्स भी प्रेजेंट होते थे जो इंटरप्रिटेट करते थे इंडियन लॉ को फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, IAS आपने वर्ड सुना होगा, ये IAS लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं और ये सिस्टम आज भी हमारी कंट्री के अंदर कुछ तरीके तक, कुछ हद तक फॉलो अभी भी होता है। तो जो सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पर मौलवीज और हिंदू होते थे जो कि इन यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समझाते थे हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, हमारे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। उसके बाद आते हैं क्रिमिनल कोर्ट। अब ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे ना, ये भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही थे और इनको भी अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही वर्क करना पड़ता था। मतलब कि परमिशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ही इन्हें लेनी पड़ती थी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। द कलेक्टर्स मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब जो कलेक्टर था उसका काम यही था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब टैक्स लेना लोगों से, मेंटेन करना लॉ को, और कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सारी चीज़ें अकेले तो कर नहीं सकता, तो ये किसकी हेल्प लेता था? जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की एंड दरोगास की। द कंपनी आर्मी। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर आधे से ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया था, तो इतनी खास अब उन्हें आर्मी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी जो उनकी आर्मी थी वो बिजी थी इन फाइटिंग बुर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, जहां पर इनके सोल्जर मस्केट्स एंड मैचलॉक्स के साथ इक्विप्ड थे। अब ये क्या चीज़ हैं? ये हैं बंदूकें। उस समय पर बंदूक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी बंदूक मतलब कि इन स्पेशली इन 2 टाइप की बंदूक से आर्म्ड थी। इन अर्ली 19th सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना शुरू करा। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई, उनको भी आर्मी के अंदर भर्ती करा गया, तैयार करा गया। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। इस चैप्टर के सैम्पल पेपर्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप मेंबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मनु से ज्ञान लेते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।